क्या कभी सोचा है कि आज हम जिस तरह से सीखते हैं, मतलब सवाल पूछकर, चीजों को अलग अलग नजरिए से देखकर, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके, ये तरीका आखिर आया कहाँ से? हमें लगता है कि ये सब बहुत मॉडर्न आइडियाज हैं, लेकिन इनकी जड़ें वो 14वीं सदी के एक ऐसे बौद्धिक आंदोलन में हैं जिसने सब कुछ बदल दिया था। आज हम शिवनारायण के एक शानदार शोध पत्र के जरिए इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। इसका शीर्षक है पुनर्जागरण, मानवतावाद और आधुनिक शिक्षा का जन्म। और हमारा मकसद सिर्फ इतिहास को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे सदियों पुराने विचार आज भी हमारी क्लासरूम्स, हमारे काम करने के तरीकों और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी आकार दे रहे हैं। तो चलिए उस दुनिया में चलते हैं जहाँ सीखने का मतलब था रटना, और सवाल पूछने की हिम्मत करना भी एक बहुत बड़ी बात थी। ये समझने के लिए कि मानवतावाद इतना बड़ा धमाका क्यों था, पहले ये जानना जरूरी है कि धमाके से पहले माहौल कैसा था। माहौल तो बहुत ही अलग था। मानवतावाद से पहले यूरोप में जिस सिस्टम का बोलबाला था उसे कहते हैं मध्ययुगीन पांडित्य या स्कोलास्टिसिज्म। आप सोचिए 12वीं से 14वीं सदी तक यही सबसे बड़ी बौद्धिक परंपरा थी, और इसका एक ही मकसद था, तर्कशास्त्र और महान दार्शनिक अरस्तु की शिक्षाओं को ईसाई धर्म के सिद्धांतों के साथ मिलाना। अच्छा। हाँ, यानी ज्ञान का केंद्र इंसान नहीं, ईश्वर और धर्म थे। सब कुछ उसी दायरे में रह के सोचना था। सुनने में तो ये काफी अनुशासित और मजबूत सिस्टम लगता है। मेरा मतलब तर्क और धर्म का मेल। लेकिन एक सवाल है, क्या हम ये नहीं कह सकते कि उस पुराने विवाद वाले तरीके से, जिसे डिस्प्यूटेशन कहते थे, उससे बहुत मजबूत विचारक पैदा होते होंगे? इतनी गहराई से विश्लेषण करना, हर तर्क को काटना, क्या वो काबिलियत कहीं खो नहीं गई इस नए सिस्टम में? आपका सवाल बहुत अच्छा है और एक हद तक सही भी है। स्कोलास्टिसिज्म ने वाकई बहुत अनुशासित दिमाग पैदा किए। वो ग्रंथों का विश्लेषण करने में माहिर थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो एक बंद डिब्बे के अंदर विश्लेषण कर रहे थे। उनका काम नए विचार खोजना नहीं था, बल्कि पहले से मौजूद सिद्धांतों को सही साबित करना और उनमें जो छोटे-मोटे विरोधाभास है उनको दूर करना था। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि आप एक बेहतरीन कार मैकेनिक हैं जो एक ही मॉडल की कार को ठीक करने में दुनिया में सबसे अच्छा है, लेकिन आपको एक नई कार डिजाइन करने या ये सवाल पूछने की इजाजत नहीं है कि क्या इससे बेहतर इंजन बन सकता है। समझ गया। तो आप एक तरह से बौद्धिक रूप से कैद थे। आप सवाल नहीं उठा सकते थे, बस जो स्थापित सच है उसे मान लेना होता था। बिल्कुल, ये बहुत कठोर और सत्ता केंद्रित था। ज्ञान कुछ चुनिंदा लोगों और संस्थानों जैसे कैथेड्रल स्कूल्स और पेरिस ऑक्सफोर्ड जैसी शुरुआती यूनिवर्सिटीज तक ही सीमित था, और इसी घुटन और कठोरता ने एक नई, ज्यादा इंसानी सोच के लिए जमीन तैयार की। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है, जब फोकस ईश्वर से हटकर वापस इंसान पे आया। एकदम सही। 14वीं सदी में इटली में कुछ विद्वानों को ये महसूस होने लगा कि सीखने का तरीका बहुत ज्यादा प्रतिबंधात्मक हो गया है। उन्हें लगा कि हम इंसानी अनुभव, भावनाएं और नैतिकता की बातें तो कर ही नहीं रहे। इसी असंतोष से पुनर्जागरण मानवतावाद का जन्म हुआ जी। और इस आंदोलन का चेहरा थे फ्रांसिस्को पेट्रार्क, हाँ। जिन्हें अक्सर मानवतावाद का जनक कहा जाता है। हाँ, नाम तो सुना है। उनमें ऐसा क्या खास था? मतलब वो क्या अलग कर रहे थे? पेट्रार्क एक तरह के जुनूनी इंसान थे। वो मानते थे कि मध्य युग में प्राचीन ग्रीस और रोम की जो महान बौद्धिक विरासत थी वो कहीं खो गई है। उनका मानना था कि सिसरो, वर्जिल जैसे लेखकों के साहित्य में इंसानी गुण, नैतिकता और एक अच्छा जीवन जीने की कला छिपी हुई है। तो उन्होंने पुराने मठों और लाइब्रेरियों की धूल भरी अलमारियों से उन खोई हुई पांडुलिपियों को खोजना शुरू कर दिया। वाह। वो एक तरह के बौद्धिक खजाने के शिकारी थे। तो जब आज स्कूल क्रिटिकल थिंकिंग या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो असल में 500 साल पुराना इटालियन आइडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं। बिल्कुल, और ये विचार सिर्फ कुछ विद्वानों की निजी दिलचस्पी तक सीमित नहीं रहे। 15वीं सदी तक इन्होंने शिक्षा का चेहरा बदलना शुरू कर दिया था। एक नया पाठ्यक्रम सामने आया जिसे कहते थे स्टूडिया ह्यूमैनिटास, यानी मानवीय अध्ययन। ये आज के लिबरल आर्ट्स जैसा कुछ था। आप इसे लिबरल आर्ट्स का दादाजी कह सकती हैं। इसमें व्याकरण, अलंकार शास्त्र, यानी अपनी बात को खूबसूरती से कहना, हाँ, और इतिहास, कविता, कला और नैतिक दर्शन जैसे विषय थे। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था,
बल्कि एक ऐसा इंसान तैयार करना था जो सोच सके, अच्छी तरह से संवाद कर सके और समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा बन सके। तो ये एक तरह का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स था, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। बिल्कुल। और फिर एक ऐसी तकनीक आई जिसने इन विचारों को पंख लगा दिए। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस की क्रांति। करीब 1440 में जोहान्स गुटेनबर्ग का आविष्कार शायद इतिहास के सबसे बड़े मोड़ों में से एक है। उससे पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। सोची कितनी महंगी और दुर्लभ होती होंगी। ज्ञान कुछ लोगों की मुट्ठी में बंद था। हाँ, और प्रिंटिंग प्रेस ने उस मुट्ठी को खोल दिया। सिसरो, अरस्तु और पेट्रार्क जैसे लोगों के विचार अब हजारों की संख्या में छपकर पूरे यूरोप में फैल सकते थे। ये उस दौर का इंटरनेट था। सही कहा। इसने ज्ञान का लोकतंत्रीकरण कर दिया। ये सब तो बड़े आइडियाज हैं जो हवा में थे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं 15वीं सदी का एक छात्र होता तो मेरे लिए क्लास में असल में क्या बदलता, मेरी पढ़ाई का तरीका कैसे अलग होता? ये सबसे दिलचस्प सवाल है। आपके लिए जमीन आसमान का फर्क आ जाता। सबसे पहले तो रटने की पुरानी आदत खत्म हो जाती। अब क्लास में सक्रिय पूछताछ यानी एक्टिव इंक्वायरी पर जोर दिया जाता। अच्छा, चलो देखते हैं कि हम इसे और कितने तरीकों से समझ सकते हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी को रेसिपी रटाने के बजाय खाना बनाना सिखाना। वो खुद से कुछ नया बना सकते हैं। आज न्यूरोसाइंस भी तो यही कहता है ना कि दिमाग करने से सीखता है, सिर्फ सुनने से नहीं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मानवतावादी शायद न्यूरोसाइंस शब्द नहीं जानते थे, लेकिन वो इसके सिद्धांतों को समझ गए थे। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया से एक सक्रिय खोज बन गया। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है विटोरिनो दा फेल्ट्रे का स्कूल, जिसका नाम था कासा जोकोसा। कासा जोकोसा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुशी का घर, हाउस ऑफ जॉय। वाह। सोचिए, एक ऐसा स्कूल जो खुशी पर आधारित हो। वहाँ किताबी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, शारीरिक प्रशिक्षण और नैतिक मार्गदर्शन पर भी बराबर का जोर दिया जाता था। ये समग्र शिक्षा यानी होलिस्टिक एजुकेशन का शुरुआती मॉडल था। सिर्फ एक विद्वान बनाना नहीं था, बल्कि एक अच्छा, संतुलित इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनाना था। एक मिनट, तो टीचर अब वो सब कुछ जानने वाला एक्सपर्ट नहीं रहा जो बस लेक्चर देता है। ये तो सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। उस दौर के शिक्षकों को इस नए गाइड वाले रोल के लिए तैयार कैसे किया जाता था? ये वाकई एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। टीचर सेज ऑन द स्टेज से गाइड ऑन द साइड बन गया। मतलब मंच पर खड़े होकर भाषण देने वाले ज्ञानी की जगह वो एक ऐसा मार्गदर्शक बन गया जो छात्रों के साथ मिलकर ज्ञान की खोज करता है। उनका काम जवाब देना कम और अच्छे सवाल पूछना ज्यादा हो गया है। वो छात्रों की जिज्ञासा को जगाते थे, संवाद को प्रोत्साहित करते थे और उनकी अपनी व्याख्याओं को महत्व देते थे। ये तो आज की छात्र केंद्रित शिक्षा का बिल्कुल सटीक खाका है। एकदम कमाल है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, आज की दुनिया में, मतलब 21वीं सदी में, हम मानवतावाद के इस प्रभाव को कहाँ-कहाँ देख सकते हैं? इसके सबसे बड़े तोहफे क्या हैं? अगर हम आज की शिक्षा प्रणाली का, कह लीजिए, डीएनए टेस्ट करें, तो उसमें मानवतावाद के 4-5 प्रमुख जीन मिलेंगे। पहला, धर्मनिरपेक्ष ज्ञान का विचार। शिक्षा को सिर्फ धार्मिक शिक्षा के दायरे से निकालकर उसमें विज्ञान, कला, साहित्य को शामिल करना मानवतावादियों की ही देन है। ठीक है। दूसरा, जैसा आपने कहा, लिबरल आर्ट्स की नींव, मतलब एक व्यापक और संतुलित शिक्षा। और तीसरा शायद ये कि शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। बिल्कुल। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत विकास। शिक्षा आत्म सुधार का, अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का एक जरिया है। और चौथा, नागरिक जिम्मेदारी। ये विचार कि शिक्षा हमें एक ऐसा नागरिक बनाती है जो समाज के बारे में सोचे, बहस में हिस्सा ले और उसे बेहतर बनाने में योगदान दे, ये मानवतावाद के दिल में था। ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत में कुछ बहुत ही आधुनिक लगने वाले सिद्धांतों का भी जिक्र है, जैसे डार्क नॉलेज और ब्रेन पेज थियरी। इनका 500 साल पुराने इस आंदोलन से क्या लेना देना है? ये एक बहुत गहरी और आकर्षक कड़ी है। मानवतावाद ने, जिसे हम आज संज्ञानात्मक स्वतंत्रता या कॉग्निटिव फ्रीडम कहते हैं, उसका बीज बोया। इसका मतलब है छात्रों को सत्ता या स्थापित सिद्धांतों से परे जाकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। ये उस विचार का शुरुआती रूप है जिसे आज के कुछ सिद्धांतकार शून्य शिक्षण या जीरो टीचिंग कहते हैं, जहां शिक्षक का दखल कम से कम होता है ताकि छात्र खुद ज्ञान का निर्माण कर सकें। और ब्रेन पेज थियरी, ये क्या है? इसे एक आसान एनालॉजी से समझिए।
जब हम सिर्फ एक लेक्चर सुनते हैं तो वो जानकारी हमारे दिमाग में एक ऐसी फाइल की तरह होती है जो जल्दी डिलीट हो सकती है। सही बात है। लेकिन जब हम उस जानकारी पर नोट्स बनाते हैं, उस पर किसी से बहस करते हैं या उसे किसी को समझाते हैं, तो हम उसे अपने दिमाग के हार्ड ड्राइव में सेव कर रहे होते हैं। ब्रेन पैच थ्योरी बेसिकली यही कहती है कि जब दिमाग खुद ज्ञान को लिखता है तो वो सबसे पक्का होता है। अच्छा। मानवतावादियों ने छात्रों को रटने वाले तोते की जगह ज्ञान का लेखक बनाया। उन्होंने निष्क्रिय सुनने की जगह पढ़ने, लिखने, बहस करने जैसी सक्रिय, मोटर समृद्ध सीखने की क्रियाओं को स्थापित किया। और वो ये बात 500 साल पहले समझ गए थे, जिसकी पुष्टि आज न्यूरोसाइंस कर रहा है। तो आज की हमारी बातचीत का सार यही है कि शिक्षा का पहिया हमेशा एक ही दिशा में नहीं घूमा। हमने देखा कि कैसे ये एक कठोर, बंद दरवाजों वाले सिस्टम से निकलकर एक ऐसे खुले मैदान तक पहुंची जहां इंसानी क्षमता और जिज्ञासा का जश्न मनाया जाता है। जो सवाल आज हम अपनी कक्षाओं में पूछते हैं, जो रचनात्मकता हम अपने काम में लाते हैं, उसकी गूंज सदियों पहले इटली की गलियों में शुरू हुई थी। निश्चित रूप से पुनर्जागरण मानवतावाद सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, ये एक शैक्षिक क्रांति थी। और ये कोई खत्म हो चुकी क्रांति नहीं है। इसके सिद्धांत, बौद्धिक स्वतंत्रता, समग्र विकास और नागरिक जिम्मेदारी आज भी हमारी शिक्षा प्रणालियों में जिंदा हैं और हमें लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसने सीखने का मकसद ही बदल दिया, जानकारी इकट्ठा करना नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनना। और अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। मानवतावादियों का मानना था कि एक बेहतर समाज बनाने की कुंजी प्राचीन ग्रीक और रोमन ग्रंथों में छिपी है। आज के सूचना के इस असीमित युग में, जहां हमारे पास सोशल मीडिया से लेकर AI द्वारा बनाई गई सामग्री तक सब कुछ है, भविष्य के लिए जिम्मेदार और नैतिक नागरिक बनाने वाली शिक्षा के मूल में कौन से ग्रंथ या स्रोत होने चाहिए?